के समय में शिक्षा का बड़ा अभाव था और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए मेहनत करो। वहाँ के माहौल में और एक गांव के माहौल में। हम गांव से अगर शहर की तरफ आएंगे तो कठिनाइयां तो आएंगी। कम उम्र के बच्चे भी सुसाइड कर लेते डिप्रेशन में आकर के। भगवान को लाइक करते हो, भगवान की कथा सुनने लग जाओ। आप भी तेजाजी महाराज को बहुत मानते हो। सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज का बहुत ही गुणगान होता है। आपके सीकर संस्था के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। सीकर परिवार सामाजिक संस्था के रूप से रजिस्टर्ड संस्था हमारी। आपने दिल्ली शहर के अंदर सीकर का एक पूरा परिवार बसा दिया देखते थे कि हम दिल्ली में आकर एक साथ रहकर ऐसा काम कर सकते हैं। शहीद होते हैं उनके लिए भी, आप उनके परिवारों के लिए भी बहुत टाइम से काम। शहीदों के परिवारों को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और भावनात्मक रूप से 55 शहीद परिवारों को सहायता दे चुके हैं, करोड़ों रुपए। नमस्कार दोस्तों, जनता विशेष कंटेंट क्रिएट की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है और एक बार फिर आए हैं एक स्पेशल गेस्ट के साथ। आज के जो हमारे गेस्ट है एक बहुत ही अच्छे समाज सेवी है। सोशली बहुत ज़्यादा लोगों में इनकी जो है पावर देखने को मिलती है। एक तरह से हम लोग कहेंगे, लोग इनका बहुत सम्मान करते हैं और समाज से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति इनके साथ है। और मैं आपको बताऊं, जब मैं इनके बारे में पढ़ रहा था, जब मैंने लोगों से इनके बारे में सुना, तो मुझे लगा कि एक सामाजिक व्यक्ति को इसी प्रकार से ही समाज में काम करना चाहिए, बिना किसी धार्मिक जातीय भेदभाव के। हमारे साथ है आज के हमारे मुख्य अतिथि ओम प्रकाश निठारवाल जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। राम राम सा, राम राम सा। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपके बारे में। आप एक छोटे से गांव भाड़नी से आते हैं, और छोटा सा गांव इसलिए कह रहा हूँ सर क्योंकि वाकई में एक बहुत कम पॉपुलेशन वाला गांव है, काफ़ी कम वहाँ पे जनसंख्या है लोगों की। वहाँ से आप आए दिल्ली शहर में, इतने बड़े शहर में, तो ये जो सफ़र है इसके बारे में थोड़ा प्लीज़ हमारी जनता को बताइए सर। मैं सबसे पहले तो आपके स्टूडियो के सभी साथियों को मेरा राम राम सा और प्रणाम, नमस्कार। मैं, जैसे आपने पूछा कि गांव भाड़नी से दिल्ली की यात्रा कैसे रही, यही है ना? जी जी बिल्कुल। तो मैंने भाड़नी गांव में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की, फिर सेकेंडरी भी भाड़नी से की जी। और जब मेरी स्टूडेंट लाइफ में भी मेरा एक जुनून था, हॉबी थी, और मेरे गुरुजनों द्वारा यही सिखाया गया कि कभी भी अगर किसी रास्ते चलना है तो निडर होके और लीडरशिप के द्वारा चलना है। जी जी। तो ये जो भावना थी वो मेरे विद्यालय से मुझे प्राप्त हुई। मैं जब पढ़ता था तो हमारे पीटी परेड करवाते थे तो लीडर रहता था, हमेशा मैं सबसे आगे रहता था। हम क्रिकेट खेलते थे, कोई भी गेम खेलते थे तो मुझे कैप्टन बनाया करते थे। अच्छा। तो लीडरशिप तो देखो पहले से ही शुरू हो गई थी। तो इसलिए मैं मेरे दादाजी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहता था। और मेरे दादाजी गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और उनके जो व्यवहार और उनका जो समाज के प्रति समर्पण और उनकी समाज सेवा देख के मुझे भी कुछ ऐसा लगा कि यार, जब हमारे पूर्वज ऐसा करते थे तो हमें भी इस जीवन में कुछ करना चाहिए। ऐसा लेकर हमने फिर सीकर में हम कॉलेज में गए। उससे पहले रिंगस में रहे, रिंगस में भी हमने अच्छा अपना नेतृत्व किया जी। और वहाँ स्टूडेंट लाइफ में हमारा क्या था कि एक कम्युनिस्ट विचारधारा की पार्टी है जी, SFI, ओके, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो मैं सबसे पहला मेरे राजनीतिक जीवन में कह दो या मेरी समाज सेवा में कह दो, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में मैं SFI से जुड़ा जी। और SFI से जुड़ने के बाद में मुझे बहुत कुछ ज्ञान हुआ और वहाँ से ये सीखने को मिला कि व्यक्ति अगर सफ़र में चल रहा है, उसके पीछे अगर ज़्यादा पब्लिक की ज़रूरत नहीं है, अगर दो व्यक्ति ऐसे हो कि आपको कभी गिरना ना दे तो आप रास्ता पार कर सकते हो जी। तो ऐसे करते करते मैं फर्स्ट ईयर में था, तो दिल्ली में रहते रहते हम फिर मेरी जो हॉबी थी वो कहीं जा नहीं सकती थी, तो हम मेज रोटी में रहने लग गए। मेज रोटी का मतलब हम 5-7 लड़के इकट्ठे ग्रुप में रहते थे जी जी। और अपना जब भी उसका नाम था राजस्थान हाउस, ओके। जब हमारे साथ थी कोई भी
किसी का बर्थडे होता था, किसी का जन्मदिन के साथ साथ कोई किसी के बच्चा होता था, तो वो मिठाई बांटने का और सामूहिक पार्टी करने का सिस्टम था, वो हमारे वहाँ मकान पर ही आकर किया करते थे। तो ये सिस्टम शुरू से मैं हमेशा अकेला कभी नहीं रहा, मेजॉरिटी में रहा, तो ये तो चलता रहा। उसके बाद में हमने कुछ समय ये किया कि यार दिल्ली में तो आ गए, लेकिन दिल्ली में रहेंगे कैसे, 60 साल निकालनी है। तो 60 साल निकालने के हमने साथियों से चर्चा करके उन लोगों ने कहा कि यार चलो हम कुछ ना कुछ करते हैं। तो हमने किया कि 2007 में मरुधर कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब हम राजस्थान के व्यक्ति इकट्ठे हुए, उनमें ज़्यादातर सीकर डिस्ट्रिक्ट के और झुंझुनू और चूरू के, शेखावाटी के ज़्यादा थे। बाकी राजस्थान को लेकर, अपने धरातल को लेकर, अपनी जन्मभूमि के नाम पर मरुधर कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से एक संस्था खोली। उस संस्था का क्या काम था? उस संस्था का काम था कि आर्थिक रूप से हमें हेल्प करना। जैसे कि हम एक मध्यम वर्ग से परिवार से आते हैं, हमारे माता पिता अगर पैसे वाले होते तो हम दिल्ली में नहीं आते, इसलिए गरीब परिवार से हम दिल्ली में आए। और दिल्ली में हमें रहने के लिए तो मकान, छत तो ज़रूरी होती है। बिल्कुल। तो इसी विचार को लेकर कि हमने सोसाइटी डाल दी, सोसाइटी बना ली, तो उससे हम लोन लेने लग गए। और सोसाइटी 2007 से अब तक चल रही है, उसमें लगभग 1300 मेंबर हैं फिलहाल। और सोसाइटी का काम, उससे हम आर्थिक रूप से 5 लाख का पर्सनल लोन, जो अन्य बैंकों से 1 रुपया कम ब्याज पर जी, और हाउस लोन 20 से 25 लाख रुपए तक का हाउस लोन मिलता है। तो जब हमारे को इस दिल्ली जैसे शहर में कोई पैसा उधारा दे नहीं सकता और हम किसी से ले नहीं सकते, तो हमारे साथियों ने मिलकर एक सोसाइटी बनाई जिसमें हम 20-25 लाख रुपए तक की सहायता ले सकते हैं। जी। और अपने छत लोन पर या कैसे भी करके रहने का जुगाड़ कर सकते हैं। जी। ऐसे हमेशा आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जी। तो हमें जैसे जैसे कोई प्रॉब्लम आई जीवन में, वैसे वैसे हमने उस समस्याओं का समाधान खोजा, क्योंकि पहले तो समस्या नहीं आएंगी तो हमारा जीवन ही आगे नहीं चलेगा। जी बिल्कुल। और समस्या होंगी तभी हम मजबूत होंगे, जब भी आगे चलेंगे। और मजा भी जब भी आता है, बिना समस्याओं के जीवन में कोई मजा भी नहीं आता। जी। इसलिए हमने मरुधर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, उससे हमें आर्थिक रूप से हमें संबल मिला। उसके बाद में कुछ साथियों ने कहा कि यार मुझे मेरे साथी प्यार से दादा भी कहते हैं, बड़े भाई के नाते दादा बोलते हैं। जी जी। तो बोला यार दादा ऐसा है कि ये तो पूरी राजस्थान की हो गई, और उसमें और अदर स्टेट भी थे, 5% हमने अदर स्टेट रखा, तो वो भी साथ थे। तो कि हम सीकर से आए हैं, शेखावाटी से आए हैं, तो कुछ सीकर के लिए भी करो। तो हमने साथियों को लेकर सीकर परिवार सामाजिक संस्था के नाम से 2017 में एक ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सबको इकट्ठा किया। सबसे पहली मीटिंग हमने 200 गज प्लॉट में करी, और उसमें इतने साथी आ गए कि बहुत ज़्यादा। चलो ठीक है। एक मेरे साथी ने कहा था, हमने ग्रुप बनाया तो कि दादा ग्रुप तो बना लिया, लेकिन कभी चाय पानी के लिए भी बुला लिया कर। उसी शब्द को लेकर मेरे दिल में ये हो गई, नहीं यार, जब साथियों के दिल में ये चीज़ है, विचारधारा है, बिल्कुल। तो हमें इसे आगे बढ़ाना चाहिए। तो ऐसा करके हमने सीकर परिवार सामाजिक संस्था का गठन किया। आज हर साल सीकर परिवार सामाजिक संस्था दिल्ली में एक बीजारोपण से वट वृक्ष बन गया है। हजारों आदमियों की हर साल दिल्ली के द्वारका में प्रोग्राम होता है, जिसमें पहले हमारे मुख्य अतिथि आते हैं, जैसे कोई भी IPS IAS जी या कोई
जियोज रैंक का तो होगा ही होगा। एक हम सीकर से आते हैं तो सीकर के सांसद को भी बुलाते हैं, द्वारका में रहते हैं तो द्वारका के सांसद को भी बुलाते हैं। और कोई अगर प्रेरणा स्रोत हमारा कोई व्यक्ति हो, डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, कोई भी हमें प्रेरणा दे सके हमारे समाज को, तो उसको हम बुलाते हैं। ऐसे तो है मुख्य अतिथि आते हैं। जी जी। दूसरी बात कि हम प्रतिभा सम्मान समारोह रखते हैं। जो बच्चे हमारी संस्था के हर साल जैसे कि 10वीं और 12वीं में 85% से अबाव वाले बच्चों को हम मोटिवेशन करते हैं। जी। जो भी प्रशासनिक अधिकारी बनता है उसको हम मोटिवेशन करते हैं। तीसरी बात है कि जो अपने सामाजिक जीवन में कुछ प्रेरणा स्रोत कार्य करता है जी, उनको हम मोटिवेशन करते हैं। जो हमारे विभाग में कुछ अच्छा कार्य करता है उसको हम मोटिवेशन करते हैं। तो ये तो होगी प्रतिभा सम्मान समारोह। उसके बाद में हमने जो हमारे पूर्वजों से सीखा है कि बुजुर्गों का सम्मान जरूरी होता है, नहीं आदमी आगे नहीं बढ़ सकता, तो हमने वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह भी करते हैं उसी में। तो हमारे जो भी 60 साल से ऊपर जो साथी रिटायरमेंट हो जाते हैं उनका सम्मान करते हैं। उनके साथ साथ सांस्कृतिक प्रोग्राम जो राजस्थान की संस्कृति को दिल्ली में एक पहचान दिलाने के लिए हम राजस्थानी लोक नृत्य का रूप में सांस्कृतिक प्रोग्राम भी रखते हैं। और दूसरी एक लास्ट बात यह है कि हमारे जो गांव का भोजन है दाल बाटी चूरमा जो फेमस है, तो हमारे प्रोग्राम में दाल बाटी चूरमा का आयोजन भोजन के रूप में होता है। तो ये तो है हमारे सीकर परिवार सामाजिक संस्था का विवरण। ठीक है। और सीकर परिवार सामाजिक संस्था क्या क्या करती है, ये तो है हमारे एक प्रोग्राम का जो सालाना प्रोग्राम होता है जी जी, उसके बारे में आपको बताया है। अब और क्या करती है सीकर परिवार? सीकर परिवार को वैसे अगर उसके कार्य गिनाना चाहूँ हाँ, तो शाम तो हो जाएगी। हाँ, आप पूछो अब। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, इस पे भी आएंगे। आपने एक्चुअली मैं सुन इसलिए रहा था कि जर्नी है ना, देखो हाँ। एक छोटे से गांव से निकला हुआ कोई भी शख्स जो होता है, कोई भी इंसान होता है, बच्चा जिसने गरीबी भी देखी हो, और आपके समय में शिक्षा का बड़ा अभाव था। आजकल तो हर जगह कोचिंग होगी, लोगों के पास कोई ना कोई मेंटोर ऐसा मिल जाता है, उसको बता देता है शिक्षा के बारे में, पढ़ाई के बारे में। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जब आपने जीवन में पढ़ाई की शुरुआत करी, एक छोटे से गाँव से आप आए और चलो आप बड़े शहर में सीकर में चले गए या रिंगस में कभी पढ़ने गए, आप वहाँ के माहौल में और एक गाँव के माहौल में, क्या गाँव का लड़का जब ऐसी जगह जाता, बड़ी जगह, तो एडजस्ट कर पाता है कि अपने आप को पढ़ाई के मतलब क्षेत्र में, या अकेलापन उसको महसूस होता है? मैं ये थोड़ा जानना चाह रहा हूँ आपसे। देखो, कहीं भी जाओ, किसी भी राह पर जाओ, हम गांव से अगर शहर की तरफ आएंगे तो कठिनाइयां तो आएंगी, इसमें कोई वो नहीं है। जी। लेकिन उन कठिनाइयों को देखते हुए हमें कैसे एडजस्ट होना है, मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ कि जैसा माहौल वैसा देश वैसा भेष बना लो। कि आपको अगर माहौल थोड़ा सा अपने अनुकूल नहीं लग रहा है तो उनके अनुकूल बन जाओ, या फिर अपने जो आवश्यकताएं ज़्यादा हैं तो उनको कम कर लो। हम बड़े मकान में रहते हैं, वहाँ जाकर एक छोटे से कमरे में किराए के कमरा तो छोटा छोटा मिलता है। देखो कहीं भी सिटी में जाएंगे, हम पीजी भी देखते हैं, पीजी में भी छोटा सा रूम होता है, उसमें भी 2-3 लड़कों को रहना पड़ता है। मुझे कई प्रॉब्लम आती है, मेरे पास सामने आई है, बच्चे आते हैं राजस्थान से, हमारे गाँव से या हमारे सीकर जिले से, राजस्थान से, तो वो कहते हैं अंकल ये हमें तो रहा ही नहीं जा सकता क्योंकि पढ़ाई कैसे होगी। तो मैं उनको समझाते हैं, बेटे गांव का माहौल अलग है, सिटी का माहौल अलग है। यहाँ आपको पढ़ने आए हो, एक जिस मकसद से आए हो उस मकसद को हासिल कर लो, फिर आपको अगर मकसद मिल जाएगा, मंजिल मिल जाएगी, तो आपका बड़ा मकान भी हो जाएगा, रहने की सुविधा भी हो जाएगी, और आप जो चाहोगे वो मिलेगा। लेकिन मेहनत 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 के अलावा कोई उस मंजिल पर पहुँचने का उपाय नहीं है, शॉर्टकट कोई चीज़ नहीं है। इसलिए हर बच्चे को मैं तो यही कहता हूँ कि जिस रास्ते पर चल रहे हो और जो आपने मंजिल चुन चुकी है, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो
चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में हो या और किसी भी क्षेत्र में हो, उसके लिए आप रात दिन एक करके और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए मेहनत करो। सकारात्मक ऊर्जा होती है, वो मेहनत के रूप में बहुत कामयाब बनाती है जी। हमेशा। इसलिए बच्चों को हो चाहे अपने साथियों को हमेशा मोटिवेशन देते हैं कि हाँ आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ रहो, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी अपना आप दूर हो जाती है। मुझे तो ऐसा महसूस होता ही नहीं है। ये एक्चुअली सवाल मैंने इसलिए पूछा, आजकल जो हम बच्चों को देखते हैं ना, मतलब कम उम्र के बच्चे भी सुसाइड कर लेते हैं डिप्रेशन में आकर के। सुविधा भी होती है उनके पास, या कुछ सुविधा के अभाव में भी कर लेते हैं, यार हमें ये सुख सुविधा नहीं मिली। लेकिन मैं अगर आपकी लाइफ को देखूं तो आज से 10 साल 15 साल पहले की अगर ज़िंदगी देखी जाए गांव क्षेत्र की, क्योंकि इतना डेवलपमेंट नहीं था, फिर भी बिना किसी मानसिक तनाव के अपने आप को मजबूती देते हुए, बिना किसी सुख सुविधा के आप बाहर आए। आपने लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत आप इसीलिए बन गए कि भाई आपने उस संघर्ष को देखा है। तो मैं आपसे ये भी चीज़ जानना चाहूँगा, जो आजकल बच्चे जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं डिप्रेशन में आकर के, चाहे वो कोई भी रीज़न हो, उनको मानसिक तनाव से वो कैसे उभरे? उनको मतलब इससे ज़्यादा डिप्रेशन क्या होगा कि आप एक छोटे से गांव से आए हैं, आपके पास वो एक प्रॉपर वो बैकग्राउंड नहीं है आपका, भाई पढ़े लिखे कोई फैमिली हो या सपोर्ट हो लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का ऐसा भी नहीं है। आपने खुद ने अपनी पहचान बनाई अपने दम पर। चाहते तो आप भी डिप्रेशन में जा सकते थे, क्योंकि अगर आप बाहर आते आप देखते कि यार इतना सब तो मैंने कभी देखा ही नहीं, इतना डेवलपमेंट। तो उन बच्चों के लिए भी थोड़ा मैं चाह रहा हूँ, अगर आप थोड़ा 2 शब्द बोले सर। देखो ऐसा है, मैं उन बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि जब भी आपको कोई कठिनाइयाँ आवे, जब भी आपको डिप्रेशन में महसूस हो कि मुझे बहुत कठिन है, मैं ये चीज़ कर लिया और मैं अब चीज़ कर लिया तो मैं घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा या मेरे गांव को क्या मुंह दिखाऊंगा, इस सोच में जब आती है तो हमेशा आप रामायण के पाठ सुनो, कथा सुनो, भगवान के भजन सुनो, बालाजी महाराज की कथा सुनो, भजन सुनो, तेजाजी महाराज की सुनो और धन्ना जाट की सुनो। मतलब कोई भी जो एज ए लाइक, मतलब किसी भी अगर इस चीज़ में आते हैं तो पढ़ाई छोड़ो और अपने सामाजिक जीवन में जो भी चीज़ है, आप जिस देवता को मानते हो उस देवता की आराधना करो। श्याम बाबा की कथा सुन लो, किसी की भी सुन लो। आप बोर हो रहे हो किसी भी कार्य से, तो मैं तो एक ही चीज़ बताता हूँ बच्चों को कि श्याम बाबा की हो या आप जो जिस भगवान को लाइक करते हो उस भगवान की कथा सुनने लग जाओ, या फिर आप कहीं पार्क में घूमने चल जाओ और अपने जो भी, यार कोई बात नहीं। मतलब ये चीज़ें डिप्रेशन में जब आते हैं जब पेरेंट्स का दबाव होता है। और हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पेरेंट्स का दबाव होता है और फिर काम इतना, पढ़ाई इतनी जटिल हो जाती है कि वो चाहता नहीं था बच्चा यहाँ आना, जिस पढ़ाई को पढ़ने के लिए वो कहीं और क्षेत्र में जाना चाहता था। मजबूरी में पेरेंट्स ऐसे सब डॉक्टर बनाना चाहते हैं, सब इंजीनियर बनाना चाहते हैं, बच्चों को खिलाना कोई नहीं चाहता। जबकि आज देश में हमारे बच्चे खेलों में सबसे अव्वल नंबर पर आ रहे हैं। और पहले हमारे टाइम में भी खेल खूब चलते थे, आजकल तो खेल है ही नहीं। जब तक शरीर का पूर्ण विकास जब होता है जब हम सारी चीज़ करते हैं, पढ़ाई हो, खेल कूद हो, हंसना कूदना हो, बोलना चालना हो, माता पिता परिवार के साथ बैठना उठना। मतलब पेरेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को दबा के ना रखे और अपने घर में उसको उतनी स्वतंत्रता दे जितना वो सह सके, और उसका एक ऐसा माहौल बने कि कभी उसके सामने परेशानियां आए तो आपको बेझिझक कह सकते हैं, कि वो संकोच ना करे कि मैं मेरे पापा को मम्मी को कहूँ या न कहूँ। जी बिल्कुल। उनको इतना मजबूत कर दो कि कोई भी परेशानी आती है तो अपने पेरेंट्स को वो बता सकें जी। या अपने गुरुजनों को भी बता सकें या अपने दोस्तों को देखो कोई भी समस्या अगर दोस्त को परिवार को बताने से हल होती है और दुख दूर होता है। हमें बुजुर्गों से यही सीखा है कि कोई भी समस्या हो, दुख हो, अगर किसी को बताते हैं तो बांटते हैं और बांटने से घटता है।
मतलब अपने दिल में ये हो जाती है यार, अपने दुख था और वो हमने अपने दोस्त को बता दिया, अपने पापा को बता दिया, तो हमारे से वो उस पर चला गया। तो ये चीज़ें बच्चों को होनी चाहिए और पेरेंट्स को भी ये रखना चाहिए कि अपने बच्चों को एक प्यार मोहब्बत से दोस्त के रूप में रखें। बहुत अच्छा। आपकी जो बात जो मुझे समझ में आई, आपने आध्यात्मिकता की बात करी, आपने पूजा पाठ की बात करी, उसी से संबंधित एक सवाल है। वीर तेजाजी महाराज की बात करते हैं और सभी लोग उनको मानते हैं और राजस्थान में तो सभी उनको पूजते भी हैं। लेकिन दिल्ली शहर की बात करी जाए, पहली बार जब मैंने ये नाम सुना था दिल्ली शहर में, तो हमारी संसद में हनुमान बेनीवाल जी सांसद है नागौर से, उन्होंने बोला था वीर तेजाजी महाराज, और वो अकेले ऐसे सांसद है जिन्होंने बोला, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वीर तेजाजी महाराज को देखो बाहर ले आए। और उसके बाद मैंने आपके बारे में सुना कि आप भी तेजाजी महाराज को बहुत मानते हो और उनकी सेवा भी करते हो। आपने मंदिर में भी उनके लिए बहुत, अभी कोई मंदिर बन रहा है उसमें बहुत आपका समर्थन है। मुझे ये जानना था कि जैसे लोगों के अंदर, जैसे राजस्थान में तो तेजाजी महाराज है, लेकिन लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं आई कि बाहर भी तेजाजी महाराज को लोग जाने, तो उसके लिए आप क्या विचार रखते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँ कि आपने तेजाजी महाराज के बारे में पूछा, बहुत अच्छा पूछा कि दिल्ली जैसे शहर में और हरियाणा यूपी में तो कम ही जानते हैं, बाकी राजस्थान में सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज का बहुत ही गुणगान होता है। जी। और 953वीं जयंती अब की बार हम मनाने जा रहे हैं। प्रतापपुरा धाम है, ये है सीकर जिले में, शेखावाटी में सीकर जिला, सीकर जिले में खंडेला विधानसभा, वहाँ पर प्रतापपुरा धाम है जहाँ पर मंदिर अभी नया बना है। जी। और तेजाजी महाराज का जो 11वां ये जन्म उत्सव है, तो जन्म उत्सव उनका जन्म हुआ था माघ सुदी 14 को। जी, माघ सुदी 14 को तेजाजी महाराज का जन्म हुआ था, 29 जनवरी 1074 में। ओके। और उनके पिता का नाम तहाड़ सिंह था और माता का नाम राम कुंवारी था और उसकी पत्नी का नाम पेमल था जी। और उसकी जो घोड़ी थी उसका नाम लीलन था और उनके दादा का नाम बक्साराम था। बक्साराम, ठीक है सर। उनके दादा का नाम बक्साराम था और बक्साराम जी शंकर भगवान के बहुत उपासक थे। अच्छा। बक्साराम जी शंकर भगवान के बहुत ज़्यादा भगत थे और सेवा करते थे। तो बक्साराम जी के तहाड़ जी हुए और तहाड़ जी का शादी हो गई, तो राम कुंवारी जी आई, तो उनके ये नागौर जिले के खरनाल गांव के रहने वाले, नागौर जिले के खरनाल गांव के रहने वाले हैं और खरनाल में ही इनका मंदिर था। और खरनाल से मुझे बचपन से थोड़ी थोड़ी याद है कि हमारे मैरोली धाम भी है तेजाजी महाराज का, और वहाँ हमारे बाबूलाल जी संत होते थे, वो उनकी पूजा करते थे। और जब से हम जैसे बंदोरी ले जाते थे तो हमें तेजाजी महाराज का कोई ज़्यादा पता नहीं था ये क्या है क्या नहीं है। लेकिन अब जब हम बड़े हुए तो जब उनकी कथाएं सुनी तो हमने सुना यार ये तो कोई जाटवाद का तो काम ही नहीं है। जब बाबूलाल जी यादव हैं और वो तेजाजी महाराज के भक्त हो रहे हैं और हम जाट पीछे हैं और वो यादव आगे हो रहा है, तो कौन सी जातिवाद है? सही, बिल्कुल सही। उन्होंने लाछा गुजरी की गायों को लाने के लिए तो लड़ाई लड़ी। हाँ, ये मैं ये बात कोड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज जो गौवंश को हम बचाने की बात कर रहे हैं, ये उन्होंने शुरुआत करी थी इसकी, है ना? बिल्कुल। तेजाजी महाराज गायों को बचाने के लिए, गौ सेवा के लिए और राष्ट्र सेवा के लिए भी, जो भी अबला होती थी, जो भी अन्याय होता था, आज तक आपने सुना होगा कि सत्यवादी हरिश्चंद्र और सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज आज तक किसी के नहीं लगा, सिर्फ दो ही
मतलब इनको शक्तियां बोलें चाहे कुछ भी बोलें, उपमा दें, लेकिन इन दो के सत्यवादी लगा है। ये दो महापुरुष ही ऐसे दो हुए महापुरुष जो हैं ऐसे जो सत्यवादी शब्द से उनको नवाजा जाता है। तो सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज खरनाल के रहने वाले थे और उनका बचपन में शादी हो गई थी, जो पुष्कर में उनकी शादी हो गई थी। और उनके मामा और साथ गए थे, तो वहीं दूसरे भी आए थे, पेमल के पिताजी वो, तो उनका आपस में बातचीत हो गई। और जब गोद में ही था, जब भी उनकी पीड़ा पोतड़ा में जब भजन आता ना, मामा ने कर दिया पीड़ा पोतड़ा में, तो इसलिए तेजाजी महाराज का बचपन में शादी हो गई थी। और जब ये एक किसान था जी, और तेजाजी महाराज को बारे में बताऊं आपको, बीच में रह गया, इनका जो बक्साराम जी था दादा, वो शंकर भगवान का उपासक था, शंकर भगवान का भगत था। तो इनके क्या हुआ, तेजाजी महाराज के पिताजी तहाड़ देव थे, उनके 12 साल तक कोई संतान नहीं हुई। ओके। तो तहाड़ जी ने क्या करया, उन जब गांव वाले मतलब उसको तेजाजी महाराज की माता जी को ऐसा गांव में कहते हैं कि ये तो बच्चा नहीं हुआ और इसका देखने का धर्म नहीं है, ऐसे कुछ ताने सुने उनने। तो वो अपने माँ को कही कि भाई कोई भी चीज़ होती है बेटी माँ को ही ज़्यादा बताती है। तो माँ ने को कही कि मुझे ऐसे ताने मारते हैं। अच्छा, फिर तेजाजी महाराज वो ताड़ जी ने दूसरी शादी कर ली, लोगों ने कहा, और उनने भी कहा, राम कुंवारी जो देवी है, उन्होंने कहा कि आप दूसरी शादी कर लो। तो उन्होंने दूसरी शादी करी, उनके 5 बच्चे हुए। जो तहाड़ देव जी थे, उनके 5 बच्चे दूसरी पत्नी से हुए, जो ये है तेजाजी महाराज की माता जी। फिर वो वहाँ से, क्योंकि वो जो दूसरी आई, उनको ऐसा औरतों में होता ही है कि वो भी उनको उलाहना दे देती है। जी। तो उसको चुभ गया। तो उन्होंने कहा तेजा उसको तहाड़ जी को कि मैं मेरे पीर जा कहूँगी, जया भाई। तो पीर चली गई। उसके दिल में थोड़ा सा ये नहीं कहा कि ताड़ जी ने ये नहीं कहा कि तू यहीं रह, वो ने सद्भाव में कहा कि हाँ ठीक है जाया, कोई बात नहीं, घने दिन हो गए, तेरा मन भी बहल जाएगा। तो वो उल्टी ले गई उस बात को। वो माँ के पास गई, वहाँ गए तो उन्होंने क्या था, एक शंकर भगवान का मंदिर था गांव के बाहर। तो वो शंकर भगवान के मंदिर में चलेगी और शंकर भगवान के मंदिर में जाकर उसने कि हे भगवान, मेरा जो ये कलंक है ना पुत्री का, वो कलंक है, ये धोनिया आपको, नहीं तो मैं आपकी चौखट पे प्राण देकर वो। फिर वहाँ चले गए, उनके माँ बाप चले गए भाई। तो उन्होंने घर पे ले आए कि उनने अपने कुलगुरु के पास गए। जी। वहाँ जाकर उन कुलगुरु जी ने कहा कि देखो ऐसा है, इसके भाग्य में पुत्र रत्न की है नहीं, लेकिन भगवान चाहे तो सब कुछ हो सकता है। जी। तो आप शंकर भगवान की आराधना करो। अपने गांव में उसी मंदिर में एक नाग देवता है, वो नाग देवता को पूजते थे पूरा गांव। जी। तो नाग देवता की सेवा करो और वो आपको जरूर कुछ ना कुछ जी अच्छा परिणाम देंगे और आपको मनोकामना पूरी करेंगे। ऐसे करके जो कथावाचक हैं उनके बारे में ये मैंने सुना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या हुआ कि वो हर डेली मतलब 365 दिन होते हैं, 364 दिन तक लगातार उस नाग देवता की पूजा की। जी। एक दिन जब 365वां दिन था, बताते हैं कि भगवान कभी भी अपने भगत को पूरी भक्ति करने नहीं देते। अगर पूरी भक्ति कर ले तो वो भगत के वश में हो जाता है भगवान। जी। तो
लास्ट 365 वाले दिन वो दूध लेकर नाग के पास नहीं गई, खाली प्याली लेकर गई, और वो दिमाग से उतर गया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो क्या आज तो मैं नाग देवता मेरी इच्छा पूरी करेंगे। वो अपना जो दूध लेके जाती थी कटोरे में, वो लेकर नहीं गई, खाली कटोरा लेकर चली गई। और वहाँ फिर जब मंदिर के पास गई, जब पता लगा अपन तो खाली कटोरा ले आई, तो फिर उसने कहा, सोचा कि अब तो अपनी भक्ति में एक दिन हमेशा किया है, हमेशा हमने दूध पिलाया नाग देवता को। तो फिर उसने क्या किया, सुना कि अपने उसमें भाई दूध आता है, तो अपने ही दूध निकालने के लिए कोशिश की, तो उनने खून आ गया। अच्छा, खून आ गया तो कटोरी में खून भर के और उस नाग देवता को अपना खून से पिलाया। तो नाग देवता उसी देखकर इतना त्याग, इतनी भक्ति, समर्पण, सेवा देखकर वो असली रूप में प्रकट हो गई। और उन्होंने बताते हैं कि उनको आशीर्वाद दिया कि जाओ आपके पुत्र होगा, और पुत्र के रूप में मैं ही आपके पुत्र के रूप में आपके गर्भ से पैदा होऊंगा। तो ये जो तेजाजी महाराज हैं, ये शंकर के अंश नाग देवता के रूप में, ये तेजाजी महाराज के रूप में नाग देवता ने यहाँ अवतार लिया है। तो ये भगवान भोले शंकर का अंश, और नाग देवता ने तेजाजी महाराज के रूप में अवतार लिया है। जब वो वापस चली गई, तो अपने इस बात को उन्होंने घर पे बताया, भाइयों को बताया, गांव को बताया। तो गांव में खुशी की लहर हो गई। अब उधर जब खरनाल में भी ये खुशी का पता लग गया कि ऐसे ऐसे भाई राम कुंवरी को नाग देवता ने भगवान के रूप में दर्शन दिया है, तो ये शोर खूब मच गया। फिर उसके राम कुंवरी ने अपने भाई को कहा कि माँ को कहा कि मुझे ससुराल भेज दो। तो ससुराल भेजने के लिए अपने भाई ने, उसने अच्छे अच्छे बैलों की जोड़ी तैयार करी, सजा दजा कर अपनी बहन को छोड़ के आता है। और जब छोड़ने जाता है तो गांव वाले, खरनाल वाले वहीं आगे उनका स्वागत करते हैं। और स्वागत करके जब ये तहाड़ जी और राम कुंवरी के जब 9 महीने हो जाते हैं, तो 9 महीने बाद में अपने तेजाजी महाराज का जन्म होता है। और जन्म होता है जब कुलगुरु अपने जैसे पंडित को बुलाते हैं, जन्म पत्री बनवाते हैं। तो उन्होंने क्या करा, पंडित जी ने आकर उनके उनके बच्चे को देखा, तेजाजी महाराज को देखा, तो उनके चेहरे का तेज, उनकी जो मतलब पंडित जी भी थोड़ा सा हड़बड़ा गए कि बहुत बड़ी चीज है। क्या बोला, ये देवता ने प्रकट लिया है, और ये बहुत ही वीर, सत्यवादी, दानी और कर्मशील, मतलब जो भी उपमा दो वो कम है तेजाजी महाराज के लिए, सर्व समाज के लिए। तो बोला लेकिन इसकी आयु कम रहेगी। यानी जैसे देते हैं कि एक रोटी दी, गासिया दिया और वो भी छीन लिया, वो बात होगी। तो तेजाजी महाराज का जन्म हुआ, और अच्छे मेहनत कश आदमी थे, मजदूर, वो किसान के बेटे थे। तो हल चलाते थे और अपना खेती करते थे। 12 साल गुजर गई। जब उनकी शादी जब अजमेर में हुई, तो शादी को 12 साल गुजर गए। उनके परिवार में जैसे बताया कि दूसरी उसकी मौसी थी, उसके 5 लड़के हुए, उनमें से एक लड़का उनके वहीं ब्याह था, तो वो भाभी थी। तो जब हड़बाते हैं गांव में, देखते हैं कि हड़ लेके जाते हैं, फिर कलेवा लेकर आते हैं। तो कलेवा लेकर वो
उसकी भाभी गई तो उसने कहा कि उसने थोड़ा सा कह दिया कि भाभी आज तो लेट आई है। तो उसने ताना मार दिया कि देवर ने मुझे उलाना दे रहा है। तो बोला अत्तोई, अगर वह राजस्थानी भाषा में है कि तने अत्तोई तेरो ख्याल राख बागो है तो तेरी घरवाली है 12 साल सु उड़ीके है, बिन जाड़ लिया। अब तेजाजी महाराज को पता नहीं था कि मेरी घरवाली, मेरी शादी भी हो रही है। तो कह भाभी तू गलत है, मेरी शादी को नहीं वेड़ी। कह ना तेरी शादी वेड़ी यार, पेमल नाम है तेरी घरवाली को। चलो भाई, उसने वहीं बैलों को चाटा और कंधे में हल लिया और बैलों को लेकर घर आ गया। तो माँ को कहा, माँ मैं मेरी घरवाली को लाने जाऊंगा, कहाँ है? बोला बेटा कौन सी घरवाली? बोला मेरा शादी कर रखी है, भाभी ने कहा है। बोला भाभी तो तेरा मजाक ले है गाँव में, मतलब एक राजस्थानी भाषा में कि मजाक करे। तो वो बात है मजाक करने वाली। जहाँ बोला नहीं, इतने लहर लहर पीछे वो आ गई। कौन? उसकी भाभी। बोला घरवाली को लाने के लिए इतनी जल्दी उतावड़ा हो गया, तेरी बहन भी 12 साल हो गई और वो भी अपने पीर है। तो बोले माता जी, माँ ने बताया नहीं मुझे बहन के बारे में भी। तो भाई पहले तो उसने अपनी बहन को लिया ससुराल से कि बहन आवेगी, मैं घरवाली को लेकर आऊंगा तो आरता तो वो ही करेगी। हाँ, राजस्थानी में एक परंपरा है। तो उसको बहन को लेकर आया। फिर वहाँ अपनी घोड़ी, जिसका नाम लीलन रखा था, लीलन घोड़ी को लेकर ससुराल की तरफ जाता है। जब ससुराल, एक चीज और, ससुराल जाता है तो 5 साथियों को लेकर जाता है। अच्छा। वो 5 साथी कौन थे? वो 5 साथी अपने गांव के, जैसे मेरे 5 साथी थे, कोई स्टूल कास्ट में भी है, कोई यादव भी है, कोई गुज्जर भी है, कोई और भी है, राजपूत भी है। तो सारे ऐसे थे। अच्छा। कोई जाट नहीं था उन 5 में, कोई जाट नहीं था। अच्छा। वो 5 भाईला थे, उनके दोस्त थे, वो अन्य कास्टों के थे। जी। तो साथ गए भाई, आंगले ले जाए। सुना होगा गांव में भाई, ससुराल जाता है तो आंगले जरूर ले जाए। वो 5 आंगले ले गो। तो ससुराल पहुंच गया। जहाँ ससुराल पहुंचा, पहली एक 12 ने पानी पीवा तानी, एक टंकी जो भी है ट्यूबवेल गांव का होता है, उस पर पानी भर रही थी औरतें। तो उनने कहा कि पानी की प्यास लग आई तो पानी पिला दो। तो उसने बोला, देख के बोला, प्यास पानी तो पिला दूंगा, पिला देती हूँ। तो उसने पानी पिलाया। बोले पानी पीने वाला तेरा नाम तो बता, परिचय तो दे। तो उसने कहा कि मेरा तेजपाल नाम है, खरनाल गांव है, और यहाँ मैं मेरी पेमल को लेने आया हूँ। जब पेमल का नाम सुना तो उन्होंने क्या करा, वो उस पेमल की भाभी थी। अच्छा। कुदरत से वो भाभी थी जो पानी लेने आई। अच्छा। तो उसने कहा कि आप तो हमारे ननदोई हो गए, बोले आ जाओ। तो वो चले गए। अब उसकी जो पेमल की माँ थी वो कहीं काम में व्यस्त थी। तो उन्होंने कहा कि वो अपने बहने वो आई है, मतलब ननदोई आया है और थारा जमाई आया है। तो उसने कहा कि रोज नहीं जमाई आऊँ मारे तो कौन सा जमाया ने मानू वो कहानी जवाई छे के जकान तो रोज ना आदवे जो राजस्थानी भाषा में कि बगाओ ही न गए। तो भाई भाई तेजाजी महाराज सुन लिया। उसने कहा कि नहीं सासू माँ, मैं तेजपाल नाम है, तहाड़ जी को लड़को हूँ और खरनाल से आया हूँ और मैं आपका जवाई हूँ, पेमल को मैं लेने आया हूँ। बोला मैं तो थारा ऊपर विश्वास कौन करूँ। जब भी का शब्द सुने, कुछ यहाँ का शब्द सुनाया उसी
कि बे वापस घूमगा। अब बड़ी ने पेमल सुन ली कि बे तो आया चार वापस गया यार, 12 साल तो गुजर गई, अब कत्ती पूरी उम्र उरे ही रहनू है के। तो भाई पेमल गई अपनी बहन जैसे गुजरा के बहन बना मिली ही धर्म की, तो लाछा नाम था, लाछा के पास गया कि तेरा जीजा आया था और वो तो चलो रूस के वापस चला गया, उसको बुला के ला। जब लाछा गुजरी, हाँ, तो लाछा तेजा जी के पीछे जाती है और कि जीजा जी आज तो थाने वापस आना ही पड़े लो, जाके मैं कौन जाऊं अब सासरे अयण का कटु वचन सुनया बाद में मेरो ईमान गवा कौन दे। जाके ठीक है थे बिके मन जाओ ससुराल मन जाओ, थारी साड़ी कन तो रहो, एक बोल से बतलाश्या थारी घराड़ी ने पेमल ने बलाश्या हमारी बहन है वह, तो एक बार थे मारक कल्यो कर तो जाओ। जब भाई लाछा के पास उसकी बड़ी हट धर्मी के बाद में वो लाछा गुजरी के घर पर आया और वहाँ रात को रहा, वहीं वो पेमल आ गई। तो उसने अपना गेट बंद कर लिया था खाना वाना खा के, तो उसने क्या है पेमल बाहर से दरवाज़ा खटखटावा है, वो खोले नहीं। फिर उसने अपना जो भी उनको उपमा दी कि मैं 12 साल तो वो गारा मन 12 नहीं बैठा मिला जो बातचीत तो कर लिया, फिर भी खोलिया दोनों बातचीत कर रहा था, रात को टाइम हो और बरसात बरस रही ही, मेघ गज रहा है। तो ऐ सारी चीज होता होता लाछा का गाय थी, बाड़ा होता है पहले, हाँ, तो बाड़ा के माए गाय बंध रही ही, बन कोई पहले कहीं से पुराना जमाना में, तो वह चोर भी देख लिया कि आ तो अनलेचा जो बिका लाछा गुजरी की सारी गायन चोर लेगा। तो अब बाद भाई पशुओं का आवाज तो सुनाई के, अब बल लाछा गोरो बल आएगी कि मेरा तो और उन चोरों से बहुत भय था और उसको छुड़ाने वाला हर कोई ऐसे नहीं छुड़ा सकता था। तो उनने जो जब चला जाता है कोई चोर ले जाता है तो रोवा रे कहीं हो जाता, दुखी होता ना, हाँ। तो दुख मारी वो अपनी आहें हैं रोने के रूप में करने लगी। वो सुन लिया तेजाजी महाराज ने। तेजाजी महाराज गेट खोल रहे हो कि कहीं हो, और वह बहुत बदमाश से अया आल बाल कोई छुड़ा कौन सके। जहाँ वो वचन दियो कि चल ला मैं तेरी गायन ले रहा हूँ, लो जना मुंडो दिखाऊं लो। अब भाई वो अपनी घोड़ी लीलन तैयार कर बाला लेकर चल दिया। भाई तेजपाल तू क्यों आया है, अपनी जान जोखिम में क्यों गाल रहा है, वो तो गुजरा के लाछा का ले रहा है केलडा गाया थारी तो ले आया कि ना, गौ माता को मैं रिहा करवाने के लिए आया हूँ और मैं प्रण करके आया हूँ कि इन गायों को लाछा को वापस करके ही लौटूंगा। तो उसके बीच में जो अपना जो नाग देवता की थी, तो जब वो जा रहा था बीच में क्या हुआ, एक झाड़ी थी, झाड़ी में नाग देवता बहुत तपस्या कर रहा था और उनने अपने सिद्धि के लिए अपने तप से उसमें आग उत्पन्न करी थी कि मैं इस नाग योनि से मुक्ति पा सकूं। तो भगवान की आराधना से वो उस झाड़ी में आग लग रही थी। तेजाजी महाराज देखा कि झाड़ी में आग लग रही जर बड़े सांप से, सांप ने बचावा बिना अपना बाला उठार साइड में कर दियो। अब नाग देवता क्रोधित हो गया कि तूने तो मेरी योनि कोई वो मेरी तपस्या कोई खराब कर दिया। मैं कितने सालों से तपस्या कर रहा था कि मेरी नाग योनि में मेरे 100 साल से ऊपर होती है सर्पों की जीवन। तो इस योनि से मैं छुटकारा पाना चाह रहा था और आपने मुझे बचा लिया, बहुत गलत बात है, अब मैं तेरे को डसूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा कि नाग देवता ढस लेना, अगर मैं तो वैसे
अच्छा काम करने के, मेरी सोच के अनुसार तो मैंने अच्छा किया है कि आपको जलती हुई आग से बाहर निकाला है, मेरी आपकी जान बचाई है, जी। और आप मुझे जान से मारने के तुल्य हो। बोले आपने मेरी तपस्या नहीं देखी, मैंने तपस्या करी थी और मैं तो इस योनि से अब तो मैं तुम्हें मारूंगा। बोला ठीक है, क्योंकि वो भी सत्यवादी वचनों का जी, पालन जी। करने वाला था जी। कि नाग देवता अब तो मैं जा रहा हूँ लाछा गुजरी की गायें लेने, और वापस आकर जब उसको सारी गायें संभला दूंगा, उसके बाद में आकर तेरे बम्बी पे आ जाऊंगा, तेरे उस पर आ जाऊंगा और तू डस लेना और जो भी मुझे सजा दे देना। बोला क्या भरोसा आपका? बोले ये वचन है। चल गया और गायों को तू वापस चल जा, वो वापस गया नहीं। उन्होंने एक काने केल्डा को तो अलग कर दिया और सारी गायां उन गायों को बचा के ले आया और लाछा को दे दिया, लाछा गुजरी को दे दिया। तो लाछा ने कहा कि देखा भाई सारी संभाल लिए, कोई रहतो कौन की चाहे, मेरा हिसाब से तो रहतो जी हो को नहीं, लेकिन फिर भी तू संभाल लिए। तो लाछा देखी तो काणु केल्डो को नहीं मिलियो एक। अच्छा कि जीजा सारी गाय आ गई, लेकिन आंख को मैन तो वो ही है काणु केल्डो भी, बिना एक गाय भी कौन रेड़े और मैं भी कौन रह सकूं। आपा तो सारी गाय ले, लेकिन फिर भी रहो कोई। तो भाई दोबारा जासूं कि मैं काण्या केल्डो कड़े से बिन ले रहा हो, बिन ले जाऊं लो, नहीं तो मैं थनसन मारूं लो। तो भाई बांक फिर युद्ध हुई और काणु केल्डो ले रहा और लाछन दियो संभड़ायो कि वो तेरो वो है। तो मतलब जब वो लाछा के पास आया तो शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बता रहे थे कि वो जिसको उसमें चोट नहीं आई जी। वो हर शरीर के हिस्से में उसके चोट लगी हुई थी जी, तो खून से लथपथ हो रहा था। तो अब वो भाई अब मैं चलता हूँ जहाँ बाप पे मल कहना, अब तो तू आयु चर तेरो हाल क्यों हो रही है कि मैं एक नाग देवता ने वो दे रहा हूँ वचन देकर आया। तो लाछा से वो चला गया, अब नाग देवता के पास जाता है, जाके उसको बोलता है कि भाई नाग देवता मैं तेरे पास आ गया हूँ वचन का पालन करने के लिए, लाछा का वचन निभाया है, अब आपका वचन निभा रहा हूँ, तू जहां मर्जी आए मुझे डस सकता है। नाग देवता ने उसकी हालत देखकर कि हे वीर मैं तेरे को डसूं कहाँ, तेरा तो रोंग रोंग फूटा हुआ है, लो मतलब अपने खून में सजा हुआ, तू सजा हुआ है, तो मेरे को डसने के लिए जगह ही नहीं है। तो उसने कहा कि मेरी भाले पर आ जाओ और मेरी दो चीज, एक तो हथेली और एक जीभ, ये सुरक्षित है, इनमें से जो आपको अच्छा लगे वहां डस लो। तो ऐसे भाले पर लेकर नाग देवता को जीभ से डसवाया था। जब नाग की पूजा होती है और तेजाजी महाराज की पूजा होती है, जब उसका पता लगा, जब उसने नाग देवता ने ये कहा था, तेजाजी महाराज को वरदान दिया था कि जा कलयुग में तू सर्व समाज के लिए दुख सुख में और आपकी बहुत मतलब ख्याति होगी, जो आपको जो नाग देवता को जिसने नाग डस लेगा और जो तेजाजी महाराज का नाम ले लेगा और उसकी पूजा अर्चना कर लेगा तो वो ठीक हो जाएगा। तो जब से तेजाजी महाराज के जगह भी सांप खाएड़ा में जगह तेजाजी महाराज के जार दोग दे। हाँ ये मैं देखा गांव में ये परंपराएं हैं। इलाज तो होता नहीं था बट वो इसी से इलाज करते हैं। हाँ इलाज करते हैं। तो ये आज पता चला कि भाई वो वीर क्यों थे या वो सत्यवादी क्यों थे। ये बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई। और उसने देखो वो जब लाछा को पता लगा तो वो वहाँ आई, फिर उसने पेमल को बुलाया, पेमल आई तो पेमल उसकी डेड बॉडी को मतलब उसकी जो एक तरह से शहीद मानते हैं हम तो, क्योंकि शहीदों के लिए काम करते हैं तो शहीद मानते हैं उसको, तेजाजी महाराज को। और उनको वहाँ लेके गई कहाँ, अपने खरनाल। तो वहाँ जब पता लगा कि तेजाजी महाराज आ रहे हैं तो उसकी बहन उसकी मार सारा गांव देख रहे थे, बाढ़ जोत रहे थे। जब इस अवस्था में वो डेड बॉडी लेके गई तो उसकी बहन ने
बताते हैं कि वो सती हो गई। अच्छा। कि मैं अगर असली भाई बहन का हमारा प्यार है तो भगवान मुझे तो पेमल धरती फाट के गिल गई। और ऐसा मतलब जब से तेजाजी महाराज को लोक देवता के रूप में राजस्थान में खास तौर से सब मानते हैं, बाकी और प्रदेशों में भी। और अब हमारे आपको बताऊं कि प्रतापपुरा धाम में जो राजस्थान में हर साल जन्म उत्सव मनता है जी। और अब की बार हमारे शेखावाटी के सीकर जिले के खंडेला तहसील के प्रतापपुरा गांव है, वहाँ तेजाजी महाराज का मंदिर है। वहाँ 5 दिन का जन्मोत्सव है और वो जन्मोत्सव तेजा दर्शन के रूप में 29 जनवरी से 2 फरवरी तक रहेगा। और ये 5 दिन हमारे देश के, पूरे देश के जो भी कलाकार आएगा वो बिना पैसे के मतलब अपना निस्वार्थ कार्य करके जाएगा जी। चाहे वो गाना बजने वाला हो, चाहे सांस्कृतिक प्रोग्राम देने वाला हो, चाहे कथावाचक हो, चाहे कोई भी एक्टिविटी जो तेजाजी महाराज के 5 दिनों में दिखाएगा वो पूर्णतया जी निःशुल्क। तो हमारी टीम भी काम कर रही है और तेजाजी महाराज का जगह जगह हम प्रचार भी कर रहे हैं कि 5 जन्म उत्सव पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएं। और मैं आपके माध्यम से भी ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ भी है हमारा वार्ता कोई सुन रहा हो, हमारा संदेश कोई सुन रहा हो, तो उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि तेजाजी महाराज के 29 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक तेजा दर्शन महोत्सव है, उसमें जरूर पधारना। शेखावाटी के सीकर जिले के खंडेला तहसील में प्रतापपुरा गांव में प्रतापपुरा धाम तेजाजी महाराज के मंदिर में होने जा रहा है। और आप इन 5 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा तन मन धन से या अपना खुद आकर हमारा मान बढ़ाएं, सेवा का मौका दें। और हमारा यही निवेदन है, क्योंकि तेजाजी महाराज किसी एक जाति विशेष के नहीं है, सर्व समाज के देवता हैं और उनको हम मानते हैं। जी। एक इसी से संबंधित, अब जैसे आपने ये कहानी जो कथा हमें सुनाई और बहुत लोगों के समझ में भी आएगा वीर तेजाजी महाराज के बारे में और समझेंगे। एक आपके सीकर संस्था के बारे में मैं थोड़ा जानना चाह रहा था कि आपने दिल्ली शहर के अंदर सीकर का एक पूरा परिवार बसा दिया देखते देखते, तो इसके बारे में ये आपको कहाँ से आइडिया आया या कहाँ से किसने आपको मतलब सजेशन दिया ये कि भाई ऐसे आप काम कर सकते हैं? देखो, आपको बताया कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है जी। जब हम यहाँ दिल्ली में आए तो दिल्ली में हमें इस चीज़ की आवश्यकता पड़ी। और दिल्ली में जैसे भी हम घूमे फिरे तो हमें कहीं साउथ इंडियन कॉलोनी है, कहीं कोई सी कॉलोनी है, बिहार की कॉलोनी है, और कॉलोनियाँ हैं। तो हमारे मन में एक सिस्टम सा आया कि यार क्यों ना हम भी दिल्ली में आकर हमारे राजस्थान का कोई एक, जैसे माधोपुर गए, माधोपुर में अपना बोलबाला है, बाकी दिल्ली में कहीं ऐसा राजस्थानी नहीं है कि जहाँ एक साथ रह सके। तो मेरे एक विचार आया, उसमें आपको बताया जैसा कि मरुधर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई और मेरे दोस्तों ने कहा कि दादा हम भी दिल्ली में अपनी छत का जुगाड़ कर लें। तो हमने घुमा फिरे और भरत विहार में द्वारका में हमने एक प्लॉट देखा। 8 साथी मिलकर, एक आदमी नहीं, 8 साथी मिलकर हमने एक प्लॉट लिया और एक प्लॉट लेकर उसमें 8 मंजिल, वो 4 मंजिल बनाकर नीचे पार्किंग देकर 8 फ्लैट बनाए। वो 2012 में हमने खरीदा था, 13 में शुरू किया, 14 तक हमारा गृह प्रवेश हुआ। तो ये पहली बिल्डिंग थी और पहले एक उदाहरण था कि हम दिल्ली में आकर एक साथ रहकर ऐसा काम कर सकते हैं। पहले बिल्डर बनाया करते थे, आजकल खुद एक उदाहरण पेश किया कि हम भी बिना बिल्डर के खुद काम कर सकते हैं। तो ऐसा काम हम मिलकर कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, 8 गांवों के आदमी यहाँ एक साथ मिलकर भाइयों की तरह रहते हैं। ये उदाहरण है। आज 10 साल हो गई, हम
आठों भाइयों की तरह रहते हैं। जी। और इसी से एक सोच उत्पन्न हुई, क्यों ना हम यहाँ रह रहे हैं तो हमने भाइयों को भी यहाँ बुलाएं। तो जी। जो भी हमारे साथी थे, संपर्क में थे, और जिसका मन था कि यार मैं दिल्ली में रहूं और दिल्ली में मुझे छत की जरूरत है, तो हमने कहा कि हम आपकी हेल्प करेंगे जी। तो हमने उनको प्लॉट भी दिलाया और उनको बनाने के लिए लोन भी दिलाया, क्योंकि लोन के लिए हमारी मरुधर कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, और बनाने के लिए हमने उनको सजेशन दिया कि हमारे पास रहो, हम कोई भी दिक्कत आएगी तो हम हेल्प करेंगे। तो हमें जरूरत हो गई। तो वहाँ भरत विहार में आज हजारों आदमी अपने राजस्थान के सर्व धर्म के, सर्व कास्ट के, मतलब सभी कास्टों के बसे हुए हैं, और उसको एक तरह से राजस्थान की कॉलोनी भी कहते हैं। और वहीं जब ये सारे इकट्ठे हो गए हम, तो 2017 में हमने लोगों ने कहा कि यार इतने इकट्ठे हो रहे हैं तो क्या फ़ायदा आपका, आप इतना काम किया हो तो एक संस्था भी खोल लो। तो हमने क्या किया भाई, सिक्कर परिवार सामाजिक संस्था के रूप से एक रजिस्टर्ड संस्था हमारी। जी जी। और उसमें भाई हमारा बच्चों के लिए, जो हम तो ड्यूटी चले जाते हैं लेकिन पीछे रह जाते हैं बच्चे, उनका मनोरंजन भी है, उनको एक दूसरे की जानकारी भी है, ऐसे प्रोग्रामों से जानकारी आपस में होती है, एक दूसरे से जुड़ने का काम होता है, और एक मनोरंजन का सा काम होता है। मैं कहता हूँ सिक्कर परिवार सामाजिक संस्था बनने के बाद में लगभग शेखावाटी के कोई भी व्यक्ति को अगर किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो सिक्कर परिवार में एक मैसेज डाल देते हैं कि सिक्कर परिवार में मैसेज डालने का मतलब उसका काम लगभग हो जाएगा। उनको उम्मीद है और हो ही जाता है, क्योंकि सिक्कर परिवार में जो साथी है ना, वो यहाँ पुलिस विभाग से हैं और मेडिकल विभाग से हैं और शिक्षा विभाग से हैं, और जो कुछ बिजनेसमैन हैं और कुछ अपनी मजदूरी करते हैं प्राइवेट। तो हर तबके का व्यक्ति, बड़ा से बड़ा पूंजीपति से लेकर निमन मजदूरी करने वाला भी एक समान है। बिल्कुल, कोई भेदभाव नहीं है इस संस्था में। नहीं, ये मैंने देखा है। और मुझे सबसे अच्छा लगा जब मैंने पहली बार नाम सुना था, हमें भी जब आवश्यकता थी ब्लड की हॉस्पिटल में, तो हमने ग्रुप में डाला था आपके, तो हमने सोचा नहीं था वैसे इतनी जल्दी मदद मिल जाएगी, बट उस वक्त हमने पहली बार ही देखा। और अभी भी हम देखते हैं कहीं पे भी ब्लड की अगर ज़रूरत होती है तो लोग वहाँ पहले मैसेज करते हैं और उनका आप इंतज़ाम कर डालते हैं। ये एक अलग पहल थी, इस तरह से कोई आता नहीं है। ऐसा है, मैं कुछ नहीं करता। आप ये कहते हो कि आप कर देते हो, मैं कुछ नहीं करता। मैं तो एक सिस्टम को लेकर चल रहा हूँ। जी जी। और उसमें जो मेरे साथी हैं पूरी दिल्ली में अपने, चाहे उसका बिजनेस हो, चाहे उसकी सर्विस हो, चाहे कुछ भी हो, पूरी दिल्ली में बसे हुए हैं। जी जी। और उनका एक ग्रुप है ये। तो हमें अगर ब्लड की रिक्वायरमेंट आती है किसी भी दिल्ली के हॉस्पिटल में, तो हम ये डालते हैं कि जो भाई नज़दीक है और इस ब्लड ग्रुप का ब्लड इतने यूनिट वहाँ रिक्वायरमेंट है, अगर जो नज़दीक है वो पहुँच जाए। तो मतलब सारे के सारे साथी मेरे इतने अच्छे हैं कि मैसेज देखते ही उसकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जी सर, जी। तो ब्लड डोनेट हुआ, चाहे किसी पेशेंट हो, उसकी हेल्प के लिए मेडिकल क्षेत्र के लोग बहुत काम करते हैं। शिक्षा विभाग में अगर कोई बच्चा यहाँ पढ़ने आया है और उसको कुछ पूछना है तो हमारे क्षेत्र के शिक्षा विभाग में खूब है शिक्षाविद। और बिजनेस में भी हमारे ग्रुप में खूब है जो यहाँ लोगों को रोजगार दे रखे हैं। जी। हमारे ग्रुप में एक तो ऐसा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है कि उसके कम से कम भी मैं बता नहीं सकता कितने वर्कर होंगे, मतलब करोड़ों में टर्नओवर है, कई करोड़ों में, 1-2 करोड़ नहीं, कई करोड़ों में टर्नओवर है। नहीं सर, ये बेबी एंड मॉम के नाम से एक कंपनी है। अच्छा। और वो आप सर्च कर लेना। और शीशराम खरेसिया जी उसका नाम है, रिंगस के पास का है। अच्छा। और बहुत बड़ा पैसे वाला है। और कभी भी उसको ये नहीं हमारे साथ बैठ के हंसी मजाक करता है, और कंपनी का मालिक होते हुए उसको ये नहीं कि मैं भाई साहब, मतलब
उसके अलावा और कोई उसका वर्ड नहीं है। कितनी पोलाइटली हमारी संस्था है कि एक दूसरे को इतना रेस्पेक्ट देते हैं, इतना पैसे वाला होते हुए भी। तो आपकी संस्था में एक और चीज़ बहुत अच्छी है। जब मैं थोड़ा स्टडी कर रहा था और मुझे किसी ने बताया था कि देश के लोग जो हमारे देश के शहीद होते हैं उनके लिए भी आप उनके परिवारों के लिए भी बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों के। ये मेरे ख्याल से पहली बार ही आपके द्वारा लोगों को पता चलेगा। आप जो काम करें प्लीज़ वो बताइए जनता को। देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। ये हम जब यहाँ साथी मिलकर रहते थे, हमारे गांव में या हमारे आसपास कोई भी देश का जवान शहीद हो जाता है जी जी, तो उसका पता ही नहीं लगता था कि कब आए, कब उनका दाह संस्कार कर दिया और कब कहाँ चलेगी, किसी का कोई पता ही नहीं लगता था। जी जी, तो हमारे मन में एक भावना आई कि यार क्यों ना देख, एक चीज बताओ, परिवार को छोड़कर जाता है, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के जाता है, माँ बाप को छोड़ के जाता है, गांव को, यार दोस्तों को, सबको छोड़ के बॉर्डर पर देश की रक्षा के लिए जाता है वो। जी जी, देखो, कोई भी कार्य करेंगे उसमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो ये नहीं कि कोई भी अब वहां बॉर्डर पर रक्षा करने के लिए किसी और को भेज दो ना, वो जवान ही क्यों है? क्योंकि देश की, भारत माता की रक्षा के लिए जो व्यक्ति वहां जा रहा है और वो किसी कारण से या बाहरी ताकतों से लड़ते हुए शहीद हो जाता है, हम कभी भी किसी फौजी भाई को किसी दूसरे नाम से नहीं पुकारते कि वो मर गया, ऐसे बोलते नहीं है। वो शहीद हो गया, क्योंकि वो किसी भी कारण से, जैसे कई बार ऊपर चढ़ाई में चढ़ जाते हैं, सांस लेने की प्रॉब्लम आ जाती है, वो डेड हो जाते हैं। और किसी के वाहन चलते हुए एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट में कई हमारे साथी शहीद हुए हैं, कई फौजी लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। तो मैं सारे फौजियों को हम यही कहते हैं कि यार देखो, इतना अगर जान जोखिम करके अपने परिवार को छोड़कर वहां जाते हैं, उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो एक भावना आई हमारे में कि यार हम शहीदों के लिए कुछ करेंगे जी। तो 2018 में हमने रणजीत यादव तिवाड़ी की डाणी का शहीद हुआ, उसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर अलग से, पहले हमने श्री माधोपुर फोर्सेज ग्रुप बनाया फौजियों का, और उनके साथ हमारा सिक्कर परिवार जुड़ गया जी। तो शुरुआत में हमने 5,35,000 के लगभग उनको दिया था जी जी। तो उसके बाद में हमने रोहितास यादव मेरे गांव का शहीद हुआ, बीएसएफ में था, उनको फिर शुरुआत कर दी। फिर महेश निठारवाड़ था, ऐसे ही एक बावड़ी का था, एक वहाँ लामपुआ, मतलब आज तक पूरे सिक्कर जिले में शहीदों के परिवारों को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और भावनात्मक रूप से 55 शहीद परिवारों को सहायता दे चुके हैं, करोड़ों रुपए। ये हमारा संस्था का बहुत बड़ी बात है कि देश की रक्षा करने वाले जो अपने जान जोखिम डालकर देश की रक्षा करते हैं, अगर उस रक्षा करते हुए वो शहीद हो जाते हैं तो उसके परिवार की कौन सोचता है। इसलिए हमने एक भावना जागृत हुई और आज तक 55 शहीद परिवारों की हमने सहायता कर चुके हैं। और कहीं भी कोई कार्य होता है तो जैसे हमारे जिस हॉस्पिटल में भी, तो उनके लिए हम फ्री चेकअप करवाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ थी, ये सब चीज़ें अगर देखी जाए ऑल ओवर, ये होती तो सब पैसे से ही है सारा, मतलब जो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। और हमारे पॉडकास्ट का भी का आखिरी का सवाल है, बस एक लास्ट क्वेश्चन है। थे जो आप पगड़ी बांध लिया और साफ हो और अब मत आओ जानबा चारू छू मैं कि भाई साफा बांधबा ए था जाटा में आया बांध छे कि सही बांध से, मतलब आया ते बताओ। नहीं देखो, किसी कास्ट का ये पहरान नहीं है। अच्छा, पहरान हम स्टाइल थोड़ा अलग है। हाँ, वो बताऊं आपको, पहरान के लिए, पहनने के लिए देश स्वतंत्र है, देश स्वतंत्र है, सबको आज़ादी है, हमारा कानून सबको ये आज़ादी दे रखी है कि आप कुछ भी खाना पीना रहना स्वतंत्र है, सबका सम्मान रूप से है। तो ये आप मत कहो कि जाटों का ये पगड़ी है, पगड़ी एक सम्मान रूप से है और इसका सम्मान करना चाहिए। और मेरे दादाजी ने
मुझे यही कहा था कि कहीं भी जाना, कितना भी बन जाना, कितना भी पढ़ लिखना, कुछ भी मिल जाए जी बिल्कुल। तो कभी भी अगर कुछ मिल जाए तो घमंड मत करना, जी और कुछ दुख हो जाए तो उसको सहन करने की शक्ति रखना। जी तो इसलिए ये तो हमारे पूर्वजों की सर्व कास्ट में है कि पगड़ी राजस्थानियों के लिए एक बिल्कुल साहब, बिल्कुल शोभा है, शोभा। सिर की शोभा है, जैसे ताज है जी वैसा है। तो मुझे भी, मैं गांव में, क्योंकि साफा बांधने के लिए अपने एक सामाजिक रूप से थोड़ा बड़ों के सामने अच्छा नहीं लगता। जी साफे की जगह ये हमारा जो टाउल है जी बोलते जी, हैं इसको, ये बहुत बढ़िया। ये पगड़ी के रूप में बांधता हूँ। और ये इसलिए बांधता हूँ कि इसके बहुत से मल्टीपल प्रयोग हैं। जी, बारिश आ जाए तो ओढ़ ले, धूप लागे तो ओढ़ ले, और अगर कहीं इसकी बिछा के सोने की जरूरत पड़े तो बिछा के सो जाए। जी जी, और कहीं से कोई चीज खींचनी हो, पकड़नी हो तो उसकी गांठ मार गांठ के। बंद, बिल्कुल। साफे का पहले मल्टीपल प्रयोग था हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल कि सही बात है। बड़े गहरे गहरे कुएं होते थे, जी जी सर। वहां पानी निकालने के, अगर यात्रा में कहीं अगर पानी नहीं मिला और कुआं मिल गया तो साफा काट के और बाल्टी लगा के और पानी भर के अरे पानी वाह, पी लिया बहुत करते थे। बढ़िया। और कहीं भी धूप आ गई तो उसको चौड़ा करके डाल दिया बहुत करते थे। बढ़िया, बहुत बढ़िया और सर। बारिश में पसीना पूंछ लिया। मतलब इसका मल्टीपल प्रयोग है, बहुत अच्छा यूज। और हर आदमी को ये चीजें अपनी जो पैराण है उस पर गर्व होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। मुझे कभी भी ये नहीं लगता, लोग कहते हैं यार दादा तू यार दिल्ली में आकर भी गांव वालों बन रहा है। देखो मुझे, मैं गांव का हूँ और गांव का रहना चाहता हूँ, मैं दिल्ली में नहीं बनना चाहता। सही बात। मेरे पेरेंट्स ने, मेरे परिवार ने मुझे ये गुण दिए हैं, ये मेरा संस्कार दिए हैं कि बेटा जड़ान मत भूल जाजे। बहुत बढ़िया बात। तो जड़ान में वही मेरे गांव भारनी गांव का मेरे पिताजी के, मेरे दादाजी के जो संस्कार हैं, उन संस्कारों का यहाँ दिल्ली में प्रयोग कर रहा हूँ और उन्हीं को आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरे देखो, मेरे पिताजी ने एक बात कही थी। क्या कही थी? कि बेटा बाप कदे कुंचावे कि बेटो बाप सु कमजोर रहे। सही बात है। मैंने तेरे दादाजी का जो भी मान सम्मान था गांव में और आसपास, उसको आगे बढ़ाया है और सम्मान रूप से उनको, कोई भी चीज को हमने घटाया नहीं है, बढ़ाया ही है। जी सर। और आप क्या करते हो वो आपके ऊपर है जी। तो मैंने मेरे पिताजी के जो संस्कार थे, मैं उनकी जो बातें थी, उनको मैं आगे बढ़ाते हुए समाज सेवक के रूप में दिल्ली के, मैं मेरा एक हॉबी थी और संस्कार थे कि मैं ऐसा करूं। जी। क्योंकि गांव में भी मेरे जैसे सारे दोस्त हैं, अब भी मिल जाते हैं, जाता हूँ, इकट्ठे हो जाते हैं, यार क्या कर रहा है तू, वो फलान टिकड़ा, हम ऐसा करते थे, ऐसा खेलते थे, सारी चर्चाएं होती हैं। जी जी जी। और यहाँ दिल्ली में आकर कुछ नया करने के, देखो एक जीवन, भगवान भी मनुष्य योनि के लिए तरसता है जी। और अगर मनुष्य अगर अपना कार्य नहीं करेगा तो फिर कब करेगा? बिल्कुल। कई योनियों का, करोड़ों योनियों के बाद में तो हमारे को ये योनि मिलती है, मनुष्य जीवन। जी जी। और मैं तो ये कहता हूँ मनुष्य जीवन में जो कुछ कर जाए वो कम है। और पुण्य के लिए करो, धर्म के लिए करो, सहायता करो। किसी को कहते हैं, किसी को दुख पहुंचाना ही अधर्म है जी, और किसी की सहायता करके उसको खुश करना ही धर्म है जी। बहुत बढ़िया बात आपने बताई। तो ये चीजें होनी भी चाहिए जीवन में। और मैं बहुत खुश हूँ मेरी लाइफ से कि मैं कुछ किसी के काम आ रहा हूँ। मैं तो एक बार, देखो आपको बताऊं, मेरा एक्सीडेंट हो गया था 2022 में। तो हम ब्लड डोनेट करने जा रहे थे, हमारा एक फौजी भाई था, तो वो ए नेगेटिव ब्लड की जरूरत थी। तो हम राठी हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ ब्लड डोनेट करवा के वापस आए।
और वापस आते टाइम रात का 10 बज गए थे। तो रोड पे सामने से मोटरसाइकिल आ रही थी, उसने थोड़ी सी ले रखी थी, थोड़ी लो चाहे ज़्यादा, हमने उससे मतलब नहीं है। तो वो उधर से आ रहा था, मैं मेरी साइड से जा रहा था, वो अपनी साइड से आ रहा था। मेरे साथ में आते उसका बैलेंस खराब हो गया, वो आकर यहाँ टिकी, मेरी थाई की हड्डी टुकड़े टुकड़े हो गई थी। मेरा आधा ब्लड बह गया था, लेकिन मैंने कभी भी राम का नाम नहीं छोड़ा उस टाइम। मेरे आंख में आंसू नहीं आया, सिर्फ राम 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 राम, मम्मी पापा, मतलब माता जी माता जी माता जी, यही विचार मैंने रखे। और जब आकाश हॉस्पिटल में आया तो डॉक्टर ये कहने लग गए थे कि अगर इस अवस्था में आप अगर बेहोश हो जाते तो होश में लाना मुश्किल था। तो ये मानो हम तो एक मौत के मुंह से बचे हैं जी। इस हालत में 7 महीने हमारा बेड रेस्ट रहा और अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन समाज सेवा के लिए फिर हम खड़े हो गए, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि भगवान ने हमें दूसरा जीवन दिया है, कुछ करने के लिए दिया है। बहुत अच्छी सोच है सर। तो इसलिए हम देखो हमेशा समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और मेरे सभी साथी जो मेरे से मिलते जुलते हैं ना, वो सारे, देखो कोई भी व्यक्ति आएगा तो उसके विचारानुसार ही उनके साथी मिलेंगे उसको। उनसे दूसरे जो उनका विचार नहीं मिलेगा तो वो साथ रहेगा ही नहीं। तो मेरे साथ वो ही है जो जैसा मैं हूँ जी, इसलिए सारे अच्छे दोस्त हैं मेरे। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और हम दोबारा भी मिलेंगे आज थोड़ा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, बहुत अच्छा आज ऑडियंस को पता चलेगा कि समाज सेवा के क्षेत्र में अगर कोई आपसे सीख सकता है तो आपका जो व्यवहार है लोगों के प्रति और जो डेडिकेशन है उससे लोगों को सीखने को मिलेगा। और इसी के साथ अभी हमें ऑडियंस को हमें अभी अलविदा कहना होगा, और हम दोबारा मिलेंगे, दोबारा आपके साथ करेंगे। और बहुत अच्छा लगा आज के पॉडकास्ट में आपके साथ सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके पूरे स्टूडियो परिवार को, और हम आशा करते हैं कि आपका ये कार्यक्रम बहुत दूर तक जाएगा और एक संदेश बनकर जाएगा और आपके स्टूडियो की पहचान बनेगी जी सर। ऐसी हम कामना ईश्वर से करते हैं, और आपका स्टूडियो अच्छा फले फूले और आपको अच्छा प्रोग्रेस आगे ले जाने की में शक्ति करें, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। मैं ओम प्रकाश निठारवाड़, गांव भारनी, श्री माधोपुर का रहने वाला हूं। दिल्ली में अपना कर्म कार्य क्षेत्र है जी सर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।